चलिए आइए आज कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉ का ही। पूरा लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ही है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। उसमें जितना ट्विस्ट एंड टर्न करना है सेकेंड लॉ में ही करेगा, ठीक है। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन अभी आपको करना है। चलिए आज आप जल्दी जल्दी करेंगे। ओके जी, मुझे बताइए जरा, कल एक फोर्स पढ़े थे नॉर्मल रिएक्शन बोल के, याद आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस। कब लगाता है? जब उसके कोई कांटेक्ट में आए। तो यहां पर आपको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg बताना है। 2 kg 4 kg के बीच कांटेक्ट है। आइए, नॉर्मल बिटवीन, नॉर्मल या नॉर्मल फोर्स बोलो, 2 kg एंड 4 kg। चलिए कीजिए जरा जल्दी जल्दी जल्दी, कल किए हुए हैं। अब आप बहुत बहुत जल्दी कर सकते हैं। मुझे दोनों बताइए, नॉर्मल कितना लग रहा है? किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 2 kg का या 4 kg का? देखो एक बात बताइए, 2 kg 4 kg के बीच, बहुत ध्यान समझो, 2 kg पे 4 kg ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और 4 kg 4 kg पर नीचे की तरफ लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ना? और ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2 kg 4 kg पे जितना नीचे दबाएगा, 4 kg 2 kg को ऊपर दबाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है ना? तो यही मुझे निकालना है, यही हमारा एन है। अब आप या तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तब भी बनेगा, 4 kg का बनाइए तब भी, दोनों में से किसी से भी आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितना आया? आया ही नहीं। चलिए देखिए, 2 kg का बनाते फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा 2 kg आपके सामने। 2 kg पर नीचे से, नीचे वाला सरफेस ने एक नॉर्मल लगाया। क्या 2 kg पे और भी कोई फोर्स इन्वॉल्व है? लो, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन, है ना? और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन, mg, नीचे की तरफ। बस, और कोई फोर्स नहीं है इस पे। क्लियर है ना? ठीक है, कोई फोर्स नहीं दिया, मतलब सिस्टम रेस्ट में है। जब रेस्ट में तो आप बता सकते हैं ना, ये फोर्स और ये फोर्स क्या है? बराबर है। क्लियर है ना? तो एन शुड बी इक्वल टू एम जी, m2g10 20 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही फोर्स इन्वॉल्व है, यानी कि नॉर्मल है 2 kg और 4 kg के बीच। इसी में क्वेश्चन और कीजिए, इसी में कीजिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड। देखिए नॉर्मल पे थोड़ा काम आज करेंगे। फ्रिक्शन शुरू करने से पहले आपको नॉर्मल पे बहुत अच्छा काम आना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन। वहां पर एन निकालने में गड़बड़ करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब कौन सा नॉर्मल? ये जो ग्राउंड, ग्राउंड किस पे नॉर्मल लगाएगा? ओनली फॉर 4 kg। तो अब तो आपको 4 kg से ही बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए लाइए, जल्दी से लाइए। ग्राउंड का कितना आ गया जी? 60 क्लियर है ना? चलिए अब आप लोग सच्ची मुच्ची बुद्धिमान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब बेसिक करना है क्या? किसी का ऐसा ही नहीं आया? ग्राउंड, ग्राउंड का नॉर्मल 60 न्यूटन। क्लियर ना? चलिए
कल इस प्रोफाइल का कुछ क्वेश्चंस किए थे, अभी फिर से करना है हमें। 2 kg and 4 kg and there is applying a force 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। आपको 2 kg 4 kg के बीच फिर से नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। 2 kg और 4 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। निकालिए 2 kg और 4 kg के बीच। फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। फिर से किसका बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? 2 kg का, समझ पा रहे हैं? 4 kg बनाएंगे तो एक ये वाला नॉर्मल एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपको दिक्कत देगा। तो पहले तो थोड़ा सा खुद से डिसीजन ये लेना पड़ेगा कौन सा बनाए जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो समझ में आ गया 2 kg। अब बना दीजिए नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ लगेगा, अच्छा देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ध्यान से समझिए। नीचे से ग्राउंड एक नॉर्मल लगाएगा, एनजी बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ग्राउंड किस पे लगा रहा है? 2 पे। इसके अलावा एक नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg। इस पे एक mg लगा दिए, mg, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 20, 2 इंटू 10। इसके अलावा 4 kg इस पे राइट डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगाएगा, जहां पे भी सरफेस कांटेक्ट है उसमें फोर्स लगाएगा। ये नॉर्मल है और ये कौन लगा रहा है? 4 kg, ठीक है। और इधर आदमी उसे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये है 10 न्यूटन। और डायग्राम से क्लियर है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है, सामने उसका बैरियर है, यानी सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा होगा, नेट फोर्स 0 रहा होगा। तो आप दो एक्सिस चूज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाला सब एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला सब वाई एक्सिस हो गया। सभी एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स क्या? 0। यानी ये दोनों फोर्स क्या है जी? बराबर है। और ये फोर्स क्या है? बराबर है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो दोनों आंसर आ गया ना। ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन, मतलब ग्राउंड का नॉर्मल। और 4 kg इस पे कितना नॉर्मल लगा रहा है? 10। इसी तरीके से एक और है बचा हुआ, निकालिए। एक और जो बचा हुआ निकालिए। एक और जो बचा हुआ है जल्दी से निकालिए। फिर से बोलिए, सॉरी, ये समझ में नहीं आया। ये देखिए 2 kg ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक नीचे से सरफेस लगाएगा ना रिएक्शन, नॉर्मल, और एक mg नीचे की ओर खींचेगा, और सामने से 10 न्यूटन लग रहा है। और इधर जो 4 kg है उसके भी तो कांटेक्ट में है, ये यहाँ भी देख कांटेक्ट है। ये भी जहां पे भी सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा, सरफेस उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्लियर है ना? तो ये 4 फोर्स लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? देखिए फ्री बॉडी डायग्राम सभी का क्लियर है ना। अब क्या है, 2 kg बताओ रेस्ट में या मूविंग है? रेस्ट में, मतलब नेट फोर्स क्या होगा?
तो ऊपर की तरफ इतना फोर्स है, नीचे की तरफ इतना फोर्स है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तब ना जीरो हुआ होगा, कैंसिल हुआ होगा। यानी इसकी वैल्यू मुझे निकालना था, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन वाई एक्सिस जीरो होगा जी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ सेकेंड लॉ की तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए। ये तो मतलब ओरल सोचने वाली बात है। चलिए जी, नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम ए, अभी वाई डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं ये, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ले लो एन जी 2, और उसमें माइनस करोगे ना, ये नीचे लग रहा है तो 20 इक्वल टू मास जो भी है 2 kg पर, एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो ये खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू 20 नहीं आएगा ही तो। यानी ग्राउंड जो है 2 kg पे 20 न्यूटन का लगा। क्या इसी तरीके से आप सोच पा रहे हैं, 4 kg 2 kg पे कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, कितना 10, ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है ना आंसर, कितना है जी, ग्राउंड 4 kg पे कितना लगाएगा 40, जब 2 kg पे 20 तो 4 kg पे 40, ऐसा लॉजिक लगाए। ऐसा नहीं, वो बनाएंगे ना फ्री बैठ जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगाए ना, 2 kg पे 20 4 kg 40, ऐसा नहीं। चलिए, क्या मुझे बताएंगे वाल कितना लगा रहा है 4 kg पे, जरा ये भी बताओ तो, वाल 4 kg पे कितना लगाएगा। ये वाल भी तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जी, जहां जहां पे कोई कांटेक्ट है सरफेस अपने परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, क्या वो भी वैल्यू 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ये यहाँ वाला 10 ही आया ना, 4 kg इस पे 10, तो ये भी उस पे 10 लगाएगा, तो यहां से 10 न्यूटन, तो इधर से जरूर लगा होगा 10 न्यूटन, तब तो कैंसिल होगा। चलो इसके नीचे एक और लिख ही लो, फोर्थ में नॉर्मल बिटवीन 4 kg एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन 4 kg एंड वॉल, 4 kg और सामने वाला वॉल का नॉर्मल, जल्दी से निकाल लीजिए, आंसर 10 न्यूटन होगा। देखिए नॉर्मल पे बहुत अच्छे से आपको काम करना है, नॉर्मल और टेंशन कई बार धोखा दे देता है। नॉर्मल तो आपको फ्रिक्शन जब करेंगे वहां पे बहुत जरूरत पड़ेगा, और टेंशन कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। एक बार मुझे बता दीजिए, नॉर्मल में कोई दिक्कत, कल नॉर्मल पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, नॉर्मल निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, हेलो हाँ ना तो बोलो, ठीक है। आइए अब ना थोड़ा टेंशन पे प्रैक्टिस करो, टेंशन में, ठीक है। देखिए टेंशन में हम लोग क्या क्या सीखे हुए हैं, टेंशन में सीखे हुए हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन उसकी सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, या बॉडी से दूर होता है, ऐसा भी सोच सकते हैं, बॉडी जहां भी है उससे दूर होता है, या स्ट्रिंग अपनी तरफ लगाता है। तो एक तो उसकी डायरेक्शन समझते हैं, वैल्यू उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से निकलेगा एफबीडी से, लेकिन इतना पता है पूरे स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर वैल्यू क्या रहेगा, सेम। पर उसमें भी एक कॉज है, देखिए ये मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके नीचे एक मास लगा दिए, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मास को इस स्ट्रिंग के बीच में बांध दे रहा हूं, जरा ध्यान समझिए। अब ये मास को यहां हैंग कर दिया, थोड़ा मैं साइज सेम रख रहा हूं जिससे आपको फील हो, ठीक है। अब मुझे बताओ यही स्ट्रिंग है, बस मैंने इसको यहां से लिया और बीच में सब बांध दिया। अब बताओ ये जो मास के ऊपर वाला हिस्सा का स्ट्रिंग है, मास के नीचे वाला स्ट्रिंग, दोनों में सेम टेंशन होगा क्या, बात समझ पा रहे? स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, स्ट्रिंग सेम है, अगर आपको दिखाना दिखा तो ऐसा आपने लपेट दिया उसको, स्ट्रिंग सेम है। तो क्या है, स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, ये ट्रू है।
पर हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। क्या है लॉजिक? लॉजिक है कि जब तक स्ट्रिंग में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए, जैसे देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रास्ते में कोई फोर्स आया क्या? बहुत ध्यान समझिएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रास्ते में टेंशन में कोई फोर्स आया क्या? नहीं, इसीलिए यहां से यहां तक हर पॉइंट पर सेम होगा। फिर समझो, इस पॉइंट से लेकर इसके ऊपर पॉइंट तक क्या कोई रास्ते में फोर्स आया? तो यहां से यहां तक सेम होगा। पर यहां तुरंत एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, एम आया तो एम जी आ गया। अब फिर इसके बाद यहां से लेकर यहां तक कोई फोर्स नहीं आया, तो इस दोनों में सेम होगा। समझ पा रहे हैं? पर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्से का टेंशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ सेम स्ट्रिंग होने से भी नहीं है, अगर रास्ते में कोई फोर्स आया, स्ट्रिंग में कोई टेंजेंशियल फोर्स आया, तो टेंजेंशियल मतलब देखो स्ट्रिंग तो वर्टिकल होता है, तो कोई भी नीचे फोर्स लगेगा टेंजेंशियल ही कहलाएगा। तो स्ट्रिंग में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स आता है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाद टेंशन बदल जाता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उसके बाद टेंशन का वैल्यू अलग हो जाएगा, अनलेस फिर नेक्स्ट कोई नहीं आए। एक और एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार आपको दिखेगा, एससीबी बनाओगे तो एससीबी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देखिए। मान लो कोई ना इसे ऐसा खींच रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अब देखो ये है एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे कोई आदमी ऐसा कांटेक्ट किए हुए। अब मुझे बताइए इस केस में पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं होगा। मैं दो पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान समझना है। ये मान लो पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, सेम स्ट्रिंग है। क्या मैं टी ए इक्वल टू टी बी बोलूं? नहीं। पहले बात समझ पा रहे हैं? स्ट्रिंग अलग हो गया क्या? नहीं, स्ट्रिंग सेम है। अंदर क्या आया? इस पॉइंट पर एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। हाँ, यहां से लेकर ध्यान से समझो, मैं दो तीन और पॉइंट दे रहा हूं। मान लो यहाँ का पॉइंट एक्स है और यहाँ का पॉइंट वाई है और यहाँ का पॉइंट जेड है, तो टेंशन बिटवीन एक्स एंड वाई एवरी पॉइंट पर सेम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वाई और जेड के बीच हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। क्लियर है ना? स्ट्रिंग तो पूरा एक ही है। तो मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, ए बी, यहाँ सी दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं डी दिखा दे रहा हूं। तो ये गलत हो गया। हाँ, टेंशन ऑफ ए इक्वल होगा टेंशन ऑफ सी के, और टेंशन ऑफ बी इक्वल होगा टेंशन ऑफ डी के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे टेंशन का वैल्यू अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो टेंशन में बहुत सारी चीजें क्वेश्चन कर करके आपको धीरे धीरे ये आप नोट कर लीजिए। सिर्फ इस एक एग्जांपल से आप चाहो अपनी भाषा में जैसे भी इस बात को ऐड करना है कीजिए, आप अपने माइंड में परमानेंटली स्टोर कीजिए कि कभी भी स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पर अगर एक्स्ट्रा फोर्स आया तो उस पॉइंट से टेंशन का वैल्यू बदल जाएगा। हमने बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन, एक 2 kg मास है, उसको दो स्ट्रिंग से फिक्स करके रखा है। दोनों स्ट्रिंग सामने के वाल में फिक्स किया, एक सर्टेन एंगल पे एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम दिख रहा है। मुझे तो पहले एक बात बताओ, ये दोनों स्ट्रिंग को मान लो एक भी स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग मान लो या दो अलग मान लो, ये यहां से लिया होगा, इस मास पे से लपेट के ऐसा ले गया होगा मान लो, फिर भी क्या दोनों स्ट्रिंग में या पूरा एक भी स्ट्रिंग है, दोनों पार्ट में टेंशन का वैल्यू सेम होगा या अलग होगा? सेम कैसे होगा भाई? ये 2 kg यहाँ पे mg नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स आया कि नहीं आया जी? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंशन का वैल्यू सेम, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंशन का वैल्यू सेम। क्या मेरी बात सोच पा रहे हैं? मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है कि यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है या एक स्ट्रिंग है। बच्चा बोलता है सर सेम ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम ही। सेम नहीं, ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठाइए, जिस भी पॉइंट पर कोई फोर्स आ जाएगा उस पॉइंट से टेंशन का वैल्यू बदल जाएगा, चाहे सेम ही स्ट्रिंग क्यों ना हो। क्लियर है ना? तो इस बार दोनों पार्ट में टेंशन का वैल्यू सेम या अलग? फिर बोल रहा है सेम। अरे भाई अलग ना। हाँ, अब
तो यहाँ पे दो टेंशन का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालिए, किसी एक में 1 मान लो, किसी में 2 मान लो, दोनों टेंशन का वैल्यू निकालिए। स्टेप वही है, पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम सोचेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे सोचेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम सोचेंगे, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा जी? सिर्फ एक ग्रेविटेशन और टेंशन, समझ पा रहे हैं? तो ग्रेविटेशन नीचे, टेंशन समझ लो इधर इधर होगा, इसमें इसकी तरफ होगा। फिर आप एक्सिस यूज कीजिए, एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सीधी सी बात। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 2 टेंशन है तो 2 निकालना पड़ेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में टेंशन का वैल्यू क्या होगा? हेलो पूछने वाले इंसान, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में टेंशन का वैल्यू सेम या अलग? अलग, तो 2 वैल्यू निकालो। नाम दे दीजिए, किसी को 1 किसी को 2, कुछ भी नाम दे दीजिए, किसी को A किसी को B। चलिए जल्दी करें, कल से अभी तक में कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो गया है, सब में एक ही काम कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, नेट फोर्स इक्वल टू ma कर रहे हैं। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स को बैलेंस कर दे रहे हैं। ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है ना जी, रेस्ट में है, फिर से वही कर दो। एक ही काम तो बार बार कर रहे हैं, बस बार बार करने का रीजन बस इतना है कि ये आपकी हैबिट बन जाए, डायग्राम देखकर ही आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाओ, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। दो केजी का एफबीटी बनाइए जल्दी से, फिर जो भी फोर्स आपको किसी एंगल वगैरह दिखे उसको रिजॉल्व कीजिए। फिर सिस्टम रुका हुआ है तो एक्स डायरेक्शन का दोनों अपोजिट फोर्स बराबर, वाई डायरेक्शन का अपोजिट फोर्स बराबर। आइए मैं इसी में एफबीटी में बना रहा हूं, आप अलग डायग्राम में बनाएंगे। चलो 2 केजी नीचे की तरफ कितना फोर्स? 20 mg। इसकी तरफ एक टेंशन मान लो T1 और इधर कितना T2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टेंशन की डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं ना? अब बस ये सिस्टम रुका हुआ है, इसको रिजॉल्व करके इक्वल कर दो इसी में ना। ये T2 का 2 पार्ट कर दो, ये तो एक्स एक्सिस में लग ही रहा है, वो वाई एक्सिस में लग ही रहा है, यही ना कोई और एक्सिस लग रहा है। इसका 2 पार्ट करोगे ना जी, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो क्या क्या आ जाएगा वैल्यू? एक टी साइन एक टी कॉस, तो इसमें क्या दिक्कत? इधर हो गया T2 cos 37 और ये क्या हो जाएगा T2 sin 37। अब मुझे अगर सिस्टम रुका हुआ है तो क्या ये पॉइंट समझ गए हम लोग कि T2 sin 30 का वैल्यू, T2 sin 30 का वैल्यू 20 के बराबर होगा, तो वहां से T2 नहीं पता चल जाएगा। और फिर मुझे ये भी समझ में आया T2 पता है और T2 cos 37 किसके बराबर है? T1 के बराबर, तो वहां से T1 पता हो जाएगा। चलिए जल्दी, जिनका इनकम्प्लीट है करो, पर फाइनली करना आप ही को है, हाथों को एक्शन में लाइए। ठीक है, एक 100/3, एक 80/3, 100/3 एंड 80/3 आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिनका इनकम्प्लीट है प्लीज कंप्लीट करो, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, ये सभी का सही हो। फिर से मुझे टेंशन निकालना है। आइए जी, पहले मुझे बताइए क्या पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा?
कोई मैटर नहीं करता है कि ये दोनों सेम स्ट्रिंग है या अलग स्ट्रिंग है, वैल्यू तो अलग अलग ही होगा। क्लियर है ना? टॉप से लेकर 2 kg तक वैल्यू सेम होगा, 2 kg के बॉटम से 3 kg के टॉप तक वैल्यू अलग होगा, पर ये वैल्यू इतनी दूर सेम है, इतनी दूर सेम है। फिर से आप अपने मन से किसी को 1 किसी को 2 मानिए और वैल्यू निकालिए, फिर से सिस्टम रेस्ट में ही रहेगा, हैंगिंग है तो। हाँ, वैल्यू नहीं आया, समझ नहीं आया। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम समझिए, मैं अलग से बना दे रहा हूं 2 kg को। देखो ये है 2 kg, तो 2 kg अगर इसका मान लो मास है, तो इसमें नीचे ग्रेविटेशन लगेगा ना mg, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, तो 20 हो गया। एक फोर्स समझ गए। इसमें एक इधर स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग अब फोर्स लगाएगा अपना टेंशन उधर, जिसका नाम मैंने T1 रखा है। क्लियर है ना? एक टेंशन इधर है जिसका नाम मैंने T2 रखा है, पर ये वैल्यू कितने पे है? 37 पे है। अब जो भी फोर्स रहता है एंगल पे, मैं उसे रिजॉल्व करता हूं, तो मैं T2 को रिजॉल्व किया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, T2 साइन 37, T2 कॉस 37। क्या ये रिजॉल्व समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये पूरा मास 2 kg रेस्ट में है, यानी एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0, यानी फोर्स, नेट फोर्स 0 है। इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 कैसे हुआ? यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे कैंसिल किया होगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला एक दूसरे क्या किया होगा? कैंसिल किया होगा। बातें समझ पा रहे हैं? यही तो इक्वली तो किया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे T2 साइन 37 इक्वल टू 20। T2 साइन 37 का वैल्यू पता है कितना? हेलो, कितना है? 37 साइन 37, 3/4 बोल रहे हैं कोई तो। हाँ, देखिए यही सब, आप अगर ये सभी चीजों में सोचना पड़ेगा तो स्पीड खुद स्लो हो जाएगा आपका। तो T2 कितना हो जाएगा जी? ये देखो, ये इधर जाएगा 100 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आइए, इधर इधर जल्दी से निकालिए। हाँ, कुछ तो बोल रहे हैं 20 और 50, सही है, 20 और 50। बाकी लोग कुछ, कम से कम इतना समझ में आ गया ना कि अभी से कंफ्यूज नहीं होंगे कहाँ पे टेंशन का वैल्यू अलग होगा, कहाँ तक सेम होगा। नहीं तो सिर्फ ये लॉजिक देखेंगे सेम स्ट्रिंग, तो कई जगह आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ऊपर वाले को किसी एक को मानो 1 मान लो, इसको T1, और नीचे वाले स्ट्रिंग में कुछ मान लो, है ना, T2। नीचे वाले में तो पूरा सेम ही होगा, यहां भी पूरा सेम होगा। देखिए 2 kg के जस्ट नीचे पार्ट में देखना है तो नीचे की तरफ टेंशन लेंगे, और 3 kg के ऊपर पार्ट में देखना है तो ऊपर की तरफ लेंगे। क्लियर है ना डायरेक्शन में? हेलो, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एफबीडी बना, हो गया, कहानी तो खत्म है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दे मुझे, आंसर दीजिए। T1 कितना, T2 कितना इस डायग्राम के हिसाब से? T1 50 और T2 30, बिल्कुल सही है। बाकी लोग नहीं आ रहा है। T2 30। अब आइए इसको एक और आसान तरीके से आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, पहले सभी बच्चे किए ना। अब कल वाला एक कंसेप्ट यूज करेंगे, सिस्टम वाला। पहले कन्वेंशनल सीखे, कल सीखे थे ना। सिस्टम का मतलब वो पोर्शन जिसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब सेम हो। एक बात बताओ, यहाँ M1 M2 एक सिस्टम है या अलग सिस्टम है? M1 M2 यानी 2 kg और 3 kg सेम सिस्टम या अलग सिस्टम? अरे सेम ना। अरे इसका वेलोसिटी 0 तो उसका भी वेलोसिटी 0, जो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0 इसका भी। तो क्या दोनों को सेम सिस्टम नहीं बोल सकते? बोल सकते ना। तो दोनों को एक मान सकते ना।
तो अगर एक मान लो तो सीधा क्या बन जाएगा एफबीटी, देखो 5 केजी का ऑब्जेक्ट 2 केजी प्लस 3 केजी, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है T1 और नीचे लग जाएगा mg यानी कि 550। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो T1 डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं? ये तो मैंने अभी बताया, जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे देखकर आपको ओरली भी सोच सकते हैं। ये पूरा अगर एक है तो नीचे की तरफ 50, ऊपर की तरफ T1 रुका हुआ है, दोनों बराबर। क्या ये कंसेप्ट समझे? अभी से ये दिमाग में डालिए, धीरे धीरे आदत डालिए, जब भी सेम सिस्टम मिले तो उसका यूज कीजिए, आपका टाइम बचाएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। और जितना छोटा कैलकुलेशन होगा मिस्टेक होने का चांस कम होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का भी चांस रहता है। तो T1 का वैल्यू हो गया 30 न्यूटन, सॉरी 50 है ना, T1 का वैल्यू हो गया 50। क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, दोनों मास को एक सिस्टम माना। क्यों दोनों को सेम माना? क्योंकि दोनों का काइनेमेटिक का पैरामीटर सेम है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो इस दोनों को एक मानोगे तो मास हो जाएगा 5 केजी, यानी नीचे की तरफ mg लगेगा 50, और दोनों को कंबाइन देखो, ये जो है उसका इंटरनल फोर्स हो गया दोनों सिस्टम का, बस बाहर का फोर्स ये है T1, तो T1 ऊपर। क्लियर है ना जी? अच्छा T2 निकालना है, तो T2 तो सीधा 3 केजी को आप सिर्फ एफबीटी बनाओगे उसी से निकल जाएगा। सिर्फ 3 केजी को देखो, ऊपर की तरफ 20 न्यूटन ऐसे T2, और नीचे की तरफ कितना 30। हेलो, सिर्फ 3 केजी का एफबीटी बनाएंगे, सिर्फ 3 केजी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ऊपर T2 और नीचे mg, क्लियर ना? तो नीचे mg मतलब कितना 30, और ऊपर T2, तो यहां से साफ साफ नहीं दिख रहा है T2 का वैल्यू 30 होगा। क्लियर है ना? चलिए, ये सारी चीजें इतना क्वेश्चन करने का बस एक ही पर्पस है कि जो भी शॉर्टकट है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेशन का थोड़ा आप फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से सोच के। जल्दी कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। घर पे आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत दिक्कत है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रहा है। जब तक आप घर पे नहीं, क्लास में कितना ही क्वेश्चन कर लोगे। ऑलरेडी हम लोग इतना स्लो कर रहे हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के कारण। आइए चलिए, देखो एक लिफ्ट है, उसके अंदर 2 मास, टू kg and 3 kg, and lift is accelerating with 5 meter per second square. Find the tension. फिर से मुझे बताइए, पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन, अलग टेंशन, अलग है ना? तो किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो ऊपर वाले का 1 मान लेना, नीचे वाले में 2 मान लेना। आया ना? आगे बढ़े। ठीक है, देखो मैं कर दे रहा हूं। चलिए T1 मान लो मुझे देखना है, तो मुझे क्या ये समझ में आ रहा है 2 केजी और 3 केजी सेम सिस्टम है ना? तो इस पूरे को एक सिस्टम माना मैं 5 केजी। ठीक है ना जी? ये दोनों का तो सेम ही सिस्टम है। अब इसके ऊपर देखो, यहां पर लगेगा T1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऊपर लगा T1 और नीचे लगा mg यानी कि 50, और सिस्टम जा रहा है 5 के एक्सेलेरेशन से ऊपर, ये एक्सेलेरेशन है। तो नेट फोर्स इक्वल टू करोगे ma। नेट फोर्स कितना होगा? ज्यादा कौन है? ऊपर की तरफ, तो T1 माइनस 50 शुड बी इक्वल टू 50 इंटू एक्सेलेरेशन 5। T1 माइनस 50 इक्वल टू 25।
T1 का वैल्यू 75। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अब मान लो आपको सिर्फ T2 निकालना है, तो किससे निकाल लेंगे? 3 kg से। सेम क्वेश्चन तो है, सिर्फ इस बार एक्सेलेरेशन ऐड हो गया। तो 3 kg का जब बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो 3 kg के ऊपर लगेगा T2 और नीचे लगेगा mg, जिसका वैल्यू हो जाएगा 30। और इसमें भी एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है 5 की, तो ज्यादा है T2, तो T2 माइनस 30 इक्वल टू m आपका 3 दे दो। तो 3 इंटू 5, तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? 15 प्लस 30 यानी कि 45। तो अगर आपने जेन्युइन रूप से लास्ट 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा क्यों लग रहा है? आप खुद बताओ, क्या कुछ नया कंसेप्ट आया? कल F इक्वल टू एम ए नहीं किए थे, कई क्वेश्चन किए थे कल। अभी आपको एक सिस्टम लेने सिखाया, अब अगर एक लेने सिस्टम सीख गए तो यही प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी होगा। बस केयर यही करना है कि जबरदस्ती एक सिस्टम नहीं मान लेना है, सब कुछ सेम हो। सब कुछ का मतलब एटलीस्ट एक्सेलेरेशन देख लो और वेलोसिटी देख लो, एटलीस्ट एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का तो काम ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन आपने कोई किस फ्रेम में सॉल्व किया? लो, ये क्वेश्चन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। बात समझ पा रहे हैं ना? ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को ही ना दोनों लग रहा होगा। मान लो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी रहा होगा, उसी को तो लगा होगा 2 kg ऊपर जा रहा है 5 की, और 3 kg ऊपर जा रहा है 5 की एक्सेलेरेशन से। दोनों में एक्सेलेरेशन दी है ना जी। अगर इसी क्वेश्चन को कोई सॉल्व करे लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ इंसान, ठीक है, ऐसा है, ये देख रहा है, तब बताओ उसका आंसर कितना आएगा? लिफ्ट के अंदर बैठा इंसान अगर टेंशन का कैलकुलेशन करेगा तो उसका आंसर कितना आएगा? 3 kg के लिए कितना आ जाएगा? 30, और 2 मतलब ये T1 कितना आ जाएगा? 50। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो सही कौन आंसर है, ये वाला या वो वाला? दोनों सही है। कैसे दोनों सही है? एक क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे हो कैसे? बोलिए। मेरी मेरी पहले एक बातें समझ पा रहे हैं ना आप, क्या मैं बोल रहा हूं? ये तो आपने नोट कर लिया, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए, ये सारी गलती आपसे होगा जब और भी फिजिक्स पढ़ लेंगे। अभी तो मानो एक ही टॉपिक पर है तो पता है यही टॉपिक अप्लाई करना है, पर कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको पता हो क्यों अप्लाई करना है। तो आपने ग्राउंड फ्रेम लिया, ग्राउंड फ्रेम, तो आपका आंसर आया T1 का 75, T2 का कितना था जी? 45। पर अगर मेरा फ्रेम हो जाए लिफ्ट, लिफ्ट फ्रेम हो जाए, अब देखो इतना एक्सपर्टीज होना चाहिए, इतना सॉल्व करने के बाद ओरल सॉल्व कर पाओ। लिफ्ट के अंदर है, बताओ ओरली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैसे? ध्यान देखिए, मुझे T1 निकालना, इस दोनों को एक मान लिया, क्लियर है ना? तो mg कितना लग रहा है नीचे? 50, और ऊपर कितना? T1। और लिफ्ट के अंदर बैठा आदमी को तो ये रुका हुआ ही दिखेगा, लटका हुआ हमेशा, यानी T1 और 50 क्या है? सेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लिफ्ट में बैठा आदमी को T1 का वैल्यू 50 न्यूटन, T2 ये सिर्फ जब 3 kg को देखेगा, 3 kg के ऊपर T2 और 3 kg के नीचे mg, 3 इंटू जी 30। बातें समझ पा रहे हैं? तो T2 कितना निकालेगा? 30, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाले। अब मेरा क्वेश्चन है कि दोनों में से सही आंसर कौन सा है, या दोनों ही सही है? हाँ हाँ बोलिए। आप जानते हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस सोचो। ठीक है, 30 सेकेंड 1 मिनट का समय लीजिए, आप बेस्ट कन्विंसिंग आंसर दीजिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए बेस्ट, आप अपनी नॉलेज से। क्या दोनों में से सही आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन में दोनों है ना? और पूरा रिलेटिव के समय बहुत समय हम लोग अलग अलग फ्रेम में जाके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
और आने वाले समय में भी करेंगे इसी चैप्टर में। अभी थोड़ी देर बाद हमको फ्रेम बदलना पड़ेगा। हाँ जी, लिफ्ट का आंसर सही है, ग्राउंड फ्रेम का आंसर सही है। ग्राउंड फ्रेम का सही है, लिफ्ट का आंसर गलत है। क्यों गलत है? अगर गलत है तो पहले तो गलत है या नहीं है ये भी, और अगर है तो क्यों गलत है, बोलिए। हाँ सही बोले, बोलिए। क्योंकि लिफ्ट जो है वो कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। उसके पास क्या है? एक्सेलेरेशन। नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू निकालते हैं ऊपर का फोर्स है में, ये सब क्या है? न्यूटन्स लॉ ही तो है। पूरा मोशन तो न्यूटन्स लॉ ही है। इसीलिए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिफ्ट जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लिखिए दोनों, इस आंसर को भी लिखिए, गलत भी करिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ, इसलिए मैंने चैप्टर के शुरुआत में ये पॉइंट लिखा था, लॉज ऑफ मोशन इज नॉट अप्लीकेबल। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अगर सॉल्व भी करना है तो इसमें एक सूडो फोर्स लाना पड़ेगा। थोड़ी बाद वो टॉपिक जब आएगा तब वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। लिफ्ट फ्रेम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल नहीं होता है। सेम क्वेश्चन, फाइंड टेंशन। पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में टेंशन का एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू। तीन। देखो यहां से यहां तक एक ही रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा, पर यहां पर एक फोर्स लगना चालू है। भाई बात समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद फोर्स का वैल्यू बदलेगा। बदलेगा तो यहां से यहां तक एक अलग टेंशन रहेगा, यहां से यहां तक एक अलग टेंशन रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कुछ अलग रहा होगा, मतलब mg का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कुछ अलग है, इस डायरेक्शन में कुछ अलग है। तो यहाँ पर तीन टेंशन है, नीचे वाले में अलग होगा, इधर वाले में, लेफ्ट वाले में अलग, राइट वाले में अलग। तो आप किसी को मैं नाम ही दे रहा हूँ 1 2, ताकि आप आंसर मुझे वेरीफाई करवा पाए। चलिए जी, इधर वाले को 1 मान लो, इधर वाले को 2 मान लेना, इधर वाले को 3 मान लेना। कितना भी समय लो, क्वेश्चन तो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है, पर आप 3 मिनट ले लीजिए तीन टेंशन निकालने का। प्लीज, आप कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप पूछें, है ना। बेसिक बेसिक जितना प्रैक्टिस करना था हम लोग कर लिए, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रहा है, प्लीज पूछें, हेजिटेशन नहीं करें, क्लियरली पूछो, सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। छोटी छोटी भी बातें आप पूछें, ये नहीं सोचना इतना छोटा सा डाउट कैसे पूछें। आपको इंडिविजुअली एग्जाम देना है, आपने इंडिविजुअली फी जमा किया है, आपको इंडिविजुअली काम करना है, तो आपके लिए जो भी डाउट है छोटा बड़ा नहीं है। आपको जो भी दिक्कत है प्लीज पूछें, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। एक मैंने स्टैंडर्ड अप्रोच बता दिया, आपको शॉर्टकट भी समझा दिया, और आपको वो शॉर्टकट पकड़ना ही है जहां पे भी जरूरत पड़े। क्या T3 का आंसर ओरल नहीं दिख रहा है आपको? कितना? 20। देखो एक आंसर तो आप लोग को भी ओरल दिख गया है। ऐसा ही आपको ना स्पीड लाना है, कुछ जहां पे जो ओरल निकल रहा है निकल रहा है। अब ये दोनों कैसे निकालोगे? यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इस पॉइंट का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, है ना। वो पॉइंट है तो रेस्ट में, यहाँ नीचे की तरफ T3, इधर की तरफ T2, इधर की तरफ T1, फिर रेस्ट में सारी डायरेक्शन का फोर्स बराबर कर दीजिए। क्या T1 T2 ले आए? नहीं आया। कितना आया आंसर T1 T2 का, जरा बता दीजिए। T1 50 और T2, बोलो बोलो, कितना आया जी T2? लो भाई, कंप्लीट करो जल्दी।
T1 भी गलत है आपका। 16 and 12, T1 16 16, T2 12 12। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है आप लोग को? देखो एक ही बात तो करना है बार बार। मैं ये सब ये करा रहा हूँ कि मुझे नया नया जो आपको ट्रिक सिखाना है, तो आप बेसिक में ही फंसे हुए हैं फिर से। देखो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ T3, T3 तो सभी का क्लियर है ना। नीचे की तरफ है T3 जिसकी वैल्यू कितना है 20, क्लियर है। इसमें एक इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना T2 और इस डायरेक्शन में लग रहा है T1। ये दोनों किसी एंगल पे है, ये 37 है। तो बताओ T2 इधर तोड़ोगे क्या हो जाएगा T2 cos 37 और ऊपर हो जाएगा T2 sin 37, क्लियर है ना। और ये है 53। तो T1 का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, T1 का इधर हो जाएगा T1 cos 53 और T1 किधर जाएगा ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर एक और फोर्स हो जाएगा कितना T1 sin 53, क्लियर है ना। अब समझ पा रहे हैं ना, अगर सिस्टम बैलेंस है यानी ये दोनों मिलकर इसके बराबर रहा होगा और ये दोनों बराबर रहा होगा, क्लियर है ना। तो T2 sin 37 प्लस T1 sin 53 इक्वल है T3 के यानी कि 20 के। एक इक्वेशन ये आपके पास। दूसरा इक्वेशन है आपका T1 cos 53 इक्वल है T2 cos 37 के। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको वैल्यू लाना है। चलिए T2 sin 37, फिर से वैल्यू याद है ना तुरंत, कितना 3/5 प्लस T1 53 कितना हो जाएगा जी 4/5 इक्वल टू 20। क्या आपको समझ में आ रहा है? 5 उधर चला जाएगा तो हो गया 3T2 प्लस 4T1 इक्वल टू 100। देखो एक इक्वेशन हो गया। T1 cos 53 याद है कुछ? सॉरी 53 है ना, हाँ ठीक है। और ये हो गया 4/5। देखो 5 से 5 कैंसल, 3T1 इक्वल टू 4T2। क्या है, दो इक्वेशन की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते? क्या करेंगे T1 में T2 का वैल्यू या कुछ भी रख दो, दो इक्वेशन अननोन सॉल्व करना तो कई बार जानते हैं। क्या आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? फोर बाय फाइव, हाँ T1, फिर से बोलिए T1 क्या बोले? T1 का कंपोनेंट T1 12 या 16 क्या है 16 16, T1 16 T2 12। पॉइंट में आ रहा है। क्या सभी किसी का नहीं आया? ये आया ना? देखो पड़ोसी का है, देखो
लीजिए एक में दौड़ लीजिए, ये सब बेसिक बेसिक अब नहीं सही होगा तो फिर कब होगा? इक्वेशन सॉल्व करने में अभी भी दिक्कत हो रहा है तो फिर कब सही होगा? चलिए मैं इसे मिटाऊं ना, इक्वेशन छोड़कर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है ना सभी का? आइए देखिए, करा लो भाई इक्वेशन सॉल्व। ये क्लास 10th का, इसके बाद तो क्लास 10th में ये सब करते थे ना, दो इक्वेशन दो अननोन। आइए जी बताइए अप्रोच क्या रहेगा? इससे किसी एक वैल्यू निकाल के इसमें रख दोगे। मान लो T1 का वैल्यू निकाल के रख दे रहे हैं, तो T1 कितना हो जाएगा? 4/3 T2। T1 का वैल्यू इसमें डालो, ये हो गया 3T2 प्लस 4 इंटू T1 का वैल्यू डाला 4/3 T2 इक्वल टू 100। क्लियर है ना? चलिए जी 3 एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा? 9T2 प्लस 16T2 इक्वल टू 100। तो देखिए 9 और ये कितना हो जाएगा? 25T2 इक्वल टू 3 इधर जाएगा 300, है ना? तो T2 कितना हो जाएगा? देखो 25 4 टाइम्स में 100, तो 4 इंटू 3 12। अब T2 12 है तो T1 कितना होगा? यहां से समझ जाइए, T1 कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू T2 12, 4 टाइम्स में 16। अब क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? पूरी क्लास इतनी देर रुके हुए हो। आगे बढ़े हम लोग, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये सब तो कैलकुलेशन हो गया, बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना इतना कैलकुलेशन का भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? मैंने कल जो आपको स्टेप लिखाया था उसमें लिखाया था कि हम अपनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी आपने क्या किया? अभी आपने ये ऐसा ही एक्स एक्सिस माना और ऐसा ही वाई एक्सिस माना, तभी तो आप अपनी फोर्स को इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किए। और अभी देखो 3 फोर्स है आपके पास, जिसमें एक तो नोन ही है, तो अब बचा 2 फोर्स T1 और T2। T1 T2 दोनों का दोनों अलग डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है। तो मेरा कहना है क्यों ना मैं इसी दोनों को एक्सिस मान लूं। पर रूल है एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो पहले मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, कि क्या इस दोनों लाइन के एंगल 90 है। जरा चेक करके बताओ दोनों थ्रेड के बीच का एंगल कितना है। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये एंगल कितना है, क्या आप समझ पा रहे हैं? 90। देखकर नहीं, वैल्यू से। कैसे वैल्यू से? 53 और 37 90 हुआ, ये पूरा 180 होता, यानी ये एंगल 90। ये एंगल 90 है तो मैं डायग्राम में ही सॉल्व कर रहा हूं, अलग से सॉल्व करेंगे। तो क्या मैं इसको एक एक्सिस मान सकता हूं? मान लिया एक्स एक्सिस। और इसको क्या मान सकता हूं? वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसमें देखो T3 तो नीचे की तरफ है, तो यहां पर नीचे की तरफ है T3, जिसका वैल्यू कितना था जी? 20। बाकी T2 इस डायरेक्शन में है और T1 इस डायरेक्शन में है। अब ध्यान देखिए, पिछली क्वेश्चन में दो दो को रिजॉल्व किया पड़ा था, अब किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? इस 20 को। ये तो एक्सिस पे नहीं है ना, तो इसको रिजॉल्व करो। कैसे रिजॉल्व करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, इसको पीछे ले गया, इसको पीछे ले गया, इसका यही दो कंपोनेंट बनेगा, इस एक्सिस के लॉन्ग और इस एक्सिस के लॉन्ग। एंगल देख लीजिए, किसी से एंगल आपको पता है? सभी से एंगल आपको पता है। देखो ये एंगल क्या आपको पता है? बताओ। अच्छा ये एंगल से फायदा नहीं है ना, ठीक है, ये एंगल या ये एंगल मिले, ओके। चलिए देखो, कोई भी एक एंगल मिल जाएगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा एक स्टेप में।
तो देखो अपोजिट एंगल खोजो, ये 37 का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है 37 का अपोजिट एंगल। क्या मेरी बात समझ पाए? और इस 53 का अपोजिट एंगल कौन है? ये है 53 का अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो अब आपको ये एंगल या ये एंगल जो चाहिए आपको पता चल सकता है। ये पूरा 90 था ना जी, तो जिससे जिधर तोड़ना है, मान लो मुझे ये इसी को कॉस बनाते, इसको एंगल बना दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। क्या मेरी बात समझ पाए? ये एंगल हो गया 53। अब बस मुझे एंगल के लिए मैंने इसको लेकर आया था, मैं ये हटा रहा हूं, नहीं डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जल्दी से मुझे एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, मैंने जो 53 एंगल निकाला ये समझ पाए? ये पूरा 90, ये इसका अपोजिट 37, तो बचा 53। जब ये 53 है तो आपको समझ में आ रहा है T3 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? T3 cos 53, और दूसरा कंपोनेंट इधर क्या आएगा? T3 sin 53। T3 क्यों लिखेंगे? T3 का तो वैल्यू मालूम है, यानी कि 20 इंटू साइन 53 कितना? 4/5। ये कितना आ गया? और 16। और ये देखिए 20 इंटू कॉस 53 3/5, ये कितना आ गया? 12। ये आ गया 12। अब बहुत ध्यान से देखो, सिस्टम अगर बैलेंस है तो हर एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस में इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है 12 न्यूटन, क्या दोनों बराबर नहीं होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस एक्सिस में देखो, इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है 16, तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो फिर से तो वही काम किए, वहां बस अंतर कितना है, उस समय आपने एक्स वाई ऐसा माना था, अभी एक्स वाई हमने ऐसा मान लिया, पर कितना ज्यादा कैलकुलेशन में अंतर आ गया। 53 तो वहां भी कई बार करना ही पड़ा था, पर फिर दो दो इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ा था। यहाँ एक का सिर्फ रिजॉल्व किए, ओरल आंसर देखकर समझ में आ गया। अच्छे से केयरफुली इस डायग्राम को बनाइए, और यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है T2 उधर उसका अपोजिट 12 न्यूटन, और T1 उधर उसका अपोजिट 60 न्यूटन। चलिए मैं उधर तब तक डायग्राम बना रहा हूँ, जिनका रिमेनिंग है प्लीज अच्छे सब डायग्राम बनाए, कोई घाई नहीं है, मैं इधर बना दे रहा हूँ। देखिए एक लिफ्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है, 1 kg का ऑब्जेक्ट, टू kg का ऑब्जेक्ट, और यहां पर एक और है 1 kg। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी रखा। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी, नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी। चलिए देखो, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ, 3 मास है, 1 kg, 2 kg और 1 kg। 1 kg और 2 kg एक दूसरे पे रखा हुआ है, इसीलिए दोनों के बीच कांटेक्ट है, इसीलिए दोनों के बीच का नॉर्मल भी पूछा है। खुद सोचो अलग अलग होगा या सेम होगा? नॉर्मल तो आपका ऑर्डर निकल जाएगा, नॉर्मल पहले निकाल लो, तुरंत निकल जाएगा। नॉर्मल का आंसर जरा बताओ सभी बच्चे। देखो पूरी सिस्टम बताओ, सबसे कम फोर्स किस मास में इन्वॉल्व है? 1 kg कॉर्नर वाला, समझ पा रहे हैं ना? टेंशन है ही नहीं इसमें, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नॉर्मल तुरंत मिल जाएगा। इसमें तो एक नॉर्मल है, ग्रेविटेशन है, पर रेस्ट नहीं, एक्सेलेटिंग है ऊपर की तरफ। सी बॉडी का एफबीडी बनाइए, वहां से नॉर्मल मिलेगा।
तो आप सभी का आ गया नॉर्मल 15, नॉर्मल का वैल्यू आ गया 15। अब ये नॉर्मल काम आएगा आपको टेंशन निकालने में, स्पेशली जब T2 निकालोगे। किसी को 1 किसी को 2 तो मानोगे ही। मान लो ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को 2 मान लेते हैं। तो 2 में नॉर्मल इन्वॉल्व होगा जब 2 kg का FBD बनाएंगे, क्योंकि ये 15 न्यूटन 2 kg लगाएगा 1 kg पे, तो 1 kg भी इस पे उतना लगाएगा। अच्छा 16 T1 आ गया अपना 1660, हाँ, और T2 अपना 45। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी चेक करें। लाइए, सभी बच्चे को लाना है। आइए ध्यान से देखो, 2 टेंशन निकालना है ना। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखिए जरा। 1 kg मतलब 3 जो मास है, क्या तीनों मास पे एक सिस्टम मान सकते हो, नहीं मान सकते? हेलो, इसको तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, नहीं मान सकते? तीनों का एक्सेलरेशन 5 ही है ना, तो उस तीनों को एक मानोगे तब आसान हो जाएगा ना, T1 तो तुरंत निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक मानो एक सिस्टम, वो सिस्टम कितने मास का हो जाएगा? वो सिस्टम हो जाएगा आपका 4 kg मास का। 1 kg 1 kg 2 kg 4 kg। क्या बातें क्लियर है ना? ये 4 kg मास का एक सिस्टम बना आपके पास। उस 4 kg मास में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? T1। क्लियर है? और वो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से? 5 की एक्सेलरेशन से। और इसमें एक नीचे लग रहा है mg, जिसका वैल्यू कितना? 40। क्लियर है ना? अब मुझे बताइए इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा? नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ज्यादा ऊपर है तो क्या बनेगा? T1 माइनस 40 इक्वल टू एम ए। एम 4 है, ए 5 है, तो T1 माइनस 40 इक्वल टू 20। T1 इक्वल टू 20 प्लस 40 60। तो कहां बहुत ज्यादा आपको क्यों टाइम लगा? T1 तो ऐसे निकल गया। अब आपको T2 निकालना है, यानी इस वाले में निकालना है, तो ये तो यहीं से निकलेगा 2 kg से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो 2 kg का बना लीजिए, या आप सिर्फ 1 kg से भी कर सकते हो। 1 kg में नीचे की तरफ लगेगा T2। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मानो 1 kg से आपको सॉल्व करना, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं वो सिर्फ 1 kg का FBD बनाऊं, यहाँ पे सिर्फ 1 kg का, बताओ 1 kg में फोर्स कौन सा लग रहा है? ऊपर लगेगा T1, नीचे वाला स्ट्रिंग इसमें किधर होगा? नीचे की तरफ ना, तो T2 नीचे की तरफ होगा। क्या क्लियर है मेरी बातें? और उसमें क्या लगेगा? mg नीचे की तरफ। mg कितना? mg का वैल्यू हो जाएगा 10, 1 इंटू 10। और उसमें एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो क्या यहां से T2 नहीं निकाल सकते? बताओ ज्यादा फोर्स कौन है? ऊपर T1। तो फोर्स क्या बनेगा? T1 माइनस, ये दोनों माइनस होगा ना, तो T2 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू 5। मास 1 kg, एक्सेलरेशन 5। T1 मिल चुका है 60 माइनस T2 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो देखिए T2 को उधर भेजो, बाकी सबको इधर लेकर आइए। 60 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू T2। तो ये नहीं हो गया 45 इक्वल टू T2। फिर से क्या किए? वही FBD बनाए, इक्वेशन लिखे। इसमें कहां पे दिक्कत हो रहा है? 3-4 ही बच्चे से आंसर आ रहा है। ओके चलिए, तो आज यहीं तक करेंगे। प्लीज एटलीस्ट जितना क्वेश्चन कल और आज किए हैं, उसे घर पे एक बार बिना बुक का नोटबुक में सॉल्यूशन देखे हुए सॉल्व करने की कोशिश करें।